नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माविया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 16 जनवरी से होगी वैक्सीनेशन की शुरुआत। तो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड में भी टीकाकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दे दिए हैं। मुख्य सचिव भी बैठक में मौजूद रहे। पहले चरण में फ्रंट वॉरियर्स को टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। 2 गज दूरी और मास्क का प्रयोग करने की अपील मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से की गई है। तो यह हम खबर आपको दे रहे हैं। 16 जनवरी से कोरोना का टीका लगाना शुरू कर दिया जाएगा और पहले चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा कोरोना का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको लेकर खास दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी नियम हैं, जो दिशा निर्देश हैं, मास्क पहनना जरूरी, 2 गज की दूरी, उन सभी पर भी पालन जरूर किया जाए। तो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और उसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि वो ज्यादा देर ना हो, जल्द से जल्द लोगों तक कोरोना का टीका पहुंचे। और उसी को लेकर हम आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि अब उत्तराखंड में भी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद सभी तैयारियों का जायजा लिया है और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की टीका जैसे ही आए जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाया जाए, जो कि 16 जनवरी से बताया जा रहा है कि अब लगने जा रहा है। और मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से खास दिशा निर्देश कोरोना के टीके को लेकर दिए गए हैं। पहले चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां त्रिवेंद्र सरकार ने जनता से सुझाव मांगे हैं। बजट 2021 से 2022 के लिए सरकार ने जनता से सुझाव मांगे हैं। आपका बजट आपका सुझाव के तहत 20 जनवरी तक सुझाव देने की अपील की गई है। जनता की राय के मुताबिक ही सरकार तैयार करेगी राज्य का बजट। तो यह हम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के लोगों से ये मांग की है कि आप बताएं कि कितना बजट होना चाहिए, कैसा बजट होना चाहिए। और इस बात को लेकर सुझाव खुद मुख्यमंत्री ने जनता से मांगे हैं। जनता की राय को शुमार किया जाएगा। उत्तराखंड बजट ऐप पर जाकर लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। ऐप डाउनलोड किया जाएगा जिसका नाम उत्तराखंड बजट ऐप है और उसके बाद लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। देहरादून से आपको एक और अहम खबर बता रहे हैं, जहां किसानों के समर्थन में कांग्रेस करेगी राजभवन का घेराव। नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस देश भर में राजभवन का घेराव करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया है। एआईसीसी की बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत। बैठक में किसानों के पक्ष में सघन अभियान चलाने का भी फैसला लिया गया है। ये जानकारी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दी। 15 जनवरी को देश भर में राजभवन के सामने प्रदर्शन किया जाएगा, ये कहा हरीश रावत ने। तो कांग्रेस, जो कि पहले से ही लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, अब बताया जा रहा है कि वो पूरे ही देश भर में जगह जगह पर कांग्रेस राजभवन के सामने घेराव करेगी, प्रदर्शन करेगी। कृषि कानूनों को लेकर और किसानों के समर्थन में कांग्रेस देश भर में राजभवन का घेराव करने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारियों की बैठक में फैसला लिया गया है कि सभी राजभवनों को घेरा जाएगा। 15 जनवरी को देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ये हम खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। सब उधर कर देना। अभी देखिएगा बूथ लेवल तक। सब उधर कर देना। और उत्तराखंड में बहुत जल्द ही कोरोना की वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। 16 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की और इसी के मद्देनजर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी चंद्रमोहन। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि 16 जनवरी से अब कोरोना की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 8 जनवरी को पूरे देश में ड्राई रन हुआ था। जो कोविड वैक्सीनेशन है वो किस प्रकार से देनी है, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स का नंबर है, उसके बाद जो
50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको जो है टीका दिया जाएगा। तो 8 जनवरी को इसका ड्राई रन किया गया था, पूरी की गई थी, तमाम जो व्यवस्थाएं थी उनको चेक किया गया था और 16 जनवरी को जो है वो टीकाकरण अभियान, जो वैक्सीनेशन अभियान है वो शुरू होगा और उसमें जो है प्रदेश के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले टीका दिया जाएगा। 130 सेंटर पूरे देश माफ करिएगा पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं। हर जिले में 10 सेंटर कोविड सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन दी जानी है, तो डॉक्टर के केस में ये वैक्सीनेशन दी जाएगी और इसका ड्राई रन 8 जनवरी को पहले कर लिया गया था और एक बार से जो है 12 जनवरी को एक और ड्राई रन प्रदेश में किया जाएगा। कल इस संबंध में मुख्य सचिव की बैठक हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस बैठक में जुड़े और स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे सचिव स्तर के हों या डायरेक्टर स्तर के हों, वो सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और ये निर्णय जो है तमाम जो 16 तारीख से टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है उसको लेकर लिए गए। मुख्य सचिव ने निर्देश भी दिए कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए और जो सहयोग कर सकते हैं जो संगठन है या सामाजिक लोग हैं और जागरूकता का भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं। तो 16 जनवरी को प्रदेश में जो 130 सेंटर ड्राई रन में बनाए गए थे, संभावना है कि वही जो है 16 तारीख को भी वही सेंटर रहेंगे और वहां पे वैक्सीनेशन की जाएगी। सबसे पहले प्रदेश की जो 87,000 के लगभग जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका नंबर है, उसके बाद 50 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं फिर उनका नंबर आएगा, उसके बाद आम जन तक वैक्सीन पहुंचेगी। तो 16 जनवरी को ये जो है टीकाकरण अभियान है और राज्य सरकार का कहना है कि पूरी तैयारियां वैक्सीनेशन को लेकर की जा चुकी हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बयान भी अपना जारी किया और इसमें उन्होंने प्रदेशवासियों से सहयोग की अपील की है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन भले ही आ गई है लेकिन जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और तमाम जो प्रोटोकॉल है, अन्य सावधानियां बरतनी है, वो बिल्कुल बढ़ते आगे भी जारी रखें उनको, क्योंकि वैक्सीनेशन आई है ये कितनी कारगर रहेगी अभी इसका पूरा जो है एनालिसिस नहीं हुआ है। तो इसीलिए पूरी जो सावधानियां हैं वो भी बरती जाए। 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण अभियान है वो देश भर में शुरू हो रहा है और देश में भी शुरू होगा। जी। तो चंद्रमोहन, कुमाऊं और गढ़वाल में कितने कितने सेंटर बनाए गए हैं, कितने टीकाकरण केंद्र हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ड्राई रन में जो सेंटर बनाए गए थे, वैक्सीनेशन सेंटर, वो हर जिले में 10 सेंटर बनाए गए थे और अभी संभावना है कि वही जो सेंटर बनाए गए थे वो यथावत रहेंगे। वहां पर डॉक्टर्स की निगरानी में जो वैक्सीनेशन है वो लगाई जाएगी और जिसको भी वैक्सीन लगेगा उसकी हेल्थ की स्थिति पर कुछ देर तक नजर रखी जाएगी, फिर उसको जाने दिया जाएगा। तो सभी जो जिले हैं उनमें 10-10 सेंटर बनाए गए हैं और सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा। तो देखरेख जो डॉक्टर्स की है वो रहेगी पूरे प्रदेश में। 16 जनवरी को ये टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। अगर ये कारगर होता है, इसके अच्छे परिणाम आते हैं, हालांकि अभी जो वैज्ञानिक है उनका जो अनुमान है उसके जाहिर तौर पर कुछ पॉजिटिव अनुमान उनका है, तभी ये वैक्सीन जो है जो वैक्सीन है वो लागू की जा रही है, अलाउ की जा रही है। और 16 जनवरी को प्रदेश भर में जब जो मेडिकल के जो लोग हैं मेडिकल फैसिलिटीज में लगे हुए हैं उनको ये दी जाएगी, ताकि जो रिएक्शंस हैं, इसका एक कारण ये भी है कि जो मेडिकल वर्कर्स हैं वो देश में रहेंगे, डॉक्टर्स, उनको खुद भी कुछ जानकारी रहेगी, वो जागरूक है, तो उससे पता चल जाएगा कि आम लोगों को किस तरह से ये वैक्सीन देनी है। हालांकि जो ड्राई रन हुआ था उसमें एक डॉक्टर की तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन इतना कुछ वो नहीं हुआ। जो भी वैक्सीन लगती है, चाहे वो किसी की भी वैक्सीन हो, उसमें संभावना रहती है कि रिएक्शन होगा, चाहे वो वैक्सीन कितनी ही कारगर क्यों ना हो। सर में दर्द, चक्कर आना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो डॉक्टर्स और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको अगर पहले ये वैक्सीन लगाई जाती है तो एक अनुमान आम जनता के लिए लगने लगेगा कि क्या इसके रिएक्शंस है और कितनी तैयारी और करनी है। ड्राई रन बिल्कुल सफल रहा। 12 जनवरी को एक बार फिर से ड्राई रन होगा, वही तमाम चीजें फिर दोहराई जाएंगी। जो पूरी प्रक्रिया इस वैक्सीनेशन की है वो एक बार फिर से दोहराई जाएगी और उसके बाद 16 जनवरी को देश भर में ये जो वैक्सीनेशन का अभियान है वो शुरू होगा। प्रदेश में भी जो है वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होगा। बिल्कुल चंद्रमोहन, और लोग डर भी रहे हैं कोरोना की वैक्सीन को लेकर, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की बहुत जरूरत महसूस हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन, ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए।
बात करेंगे अगली खबर की। कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर पिछले मार्च महीने से ही स्कूल बंद हैं। करीब 9 महीने बीत जाने के बाद अब भी कोरोना का संक्रमण कम नहीं हुआ है, जिसको देखते हुए अब बच्चों की परीक्षाओं पर भी संकट मंडरा रहा है। स्कूल खोले जाने और परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि स्कूल खोले जाने और परीक्षाएं कराने को लेकर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। स्कूल खोलने को लेकर भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन आएगी उसी के मद्देनजर फैसला लिया जाएगा। तो स्कूल खोलने को लेकर फिलहाल कोई भी स्पष्ट फैसला सामने नहीं आया है। बच्चों की जहां शिक्षा बहुत आवश्यक है, उनका जीवन भी बचाना सरकार की प्राथमिकता है। तो शिक्षा के साथ साथ उनकी ज़िंदगी को बचाना भी सरकार की जिम्मेवारी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस बीमारी का अभी ढंग से वैज्ञानिकों को ज्ञान भी नहीं हुआ है, उस बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जैसे भारत सरकार का गाइडलाइन आएगी उसी के हिसाब से स्कूल भी खुलेंगे और बच्चों की गृह परीक्षा भी होंगी। देहरादून से आपको अहम खबर बता रहे हैं, जहां फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का मामला है। 10 केंद्रों पर दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी है। हरिद्वार जिले के 10 केंद्रों पर यूके SSSC की दोबारा परीक्षा होगी। 10 केंद्रों पर नकल की पुष्टि हुई थी, जिन पर अब दोबारा से परीक्षा करवाई जाएगी। फॉरेस्ट भर्ती का ये मामला जो कि सामने आया था, जिसमें नकल करते हुए बताया गया था कि छात्र पकड़े गए थे, अब उसी के मद्देनजर दोबारा से परीक्षा करवाई जाएगी। फरवरी 2020 में हुई थी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की परीक्षा। करीब 96,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं अब इन लोगों को दोबारा से परीक्षा की तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये परीक्षा अब दोबारा से करवाई जाएगी। उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत आज पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, आयुर्वेदिक विभाग समेत कई विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही सड़कों की मरम्मत को गुणवत्ताहीन बताते हुए नाराजगी जताई और विभाग को कड़ी फटकार लगाई। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि वो इन सड़कों की हालत में जल्द सुधार कर लें। इसके साथ ही वन मंत्री ने बताया कि जल्द ही वो श्रीनगर में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने के प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में सर्दी के दौर में भी बढ़ रही वन अग्नि की घटनाओं पर लगाम लगाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सर्दियों में जंगलों का जलना चिंता का विषय है और इसके प्रति विभागों को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए, तभी वन संपदा को बचाया जा सकता है। पौड़ी जनपद उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है, विशेषकर विकासखंड के दृष्टिकोण से, ग्रामीण क्षेत्र के दृष्टिकोण से। और मैंने PWD से यह अनुरोध किया है कि एक तो गुणवत्ता इतनी अच्छी हो और विशेष करके जिन सड़कों पर जो ज़िले से ज़िले को जोड़ती हैं, ब्लॉक से ब्लॉक को जोड़ती हैं, उन सड़कों पर पहले प्राथमिकता दिया जाए कि वो सड़कें बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हों बिल्कुल। और विशेष करके जहाँ टूरिज्म की गतिविधियाँ हैं, जहाँ विशेषकर जैसे सेंधी खाल, रथवा ढाब है, तो ये सड़कें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और मैंने इनसे कहा है कि भाई जिला योजना में आप उस चीज़ को प्रस्तावित करें जो आपको कहीं से नहीं हो पा रहा, राज्य योजना से, नाबार्ड से जब कवर नहीं हो पा रहा है तब आप करें। देहरादून से आपको अहम खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोरोना महामारी की रोकथाम में भी सरकार फेल रही, ये कहा प्रीतम सिंह ने। वहीं सत्ताधारी दल के विधायक भी सरकार से खुश नहीं हैं। इंदिरा हृदय ये कहती हुई दिखाई दी। 2022 के चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ उभर कर आएगी, ये कहा कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने। सरकार की नाकामियों को कांग्रेस घर घर तक पहुंचाएगी, देवेंद्र यादव की ओर से ये अहम बयान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4 साल की नाकामियों के बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष और CLP लीडर ने बड़े विस्तार से अब यहाँ पर चर्चा की है। मुझे मौका मिला 3 महीने पहले प्रदेश में प्रभारी के रूप में यहाँ पर आकर काम करने का। अब इनका चेहरा तो आप देख लीजिए। मैंने कहा कि मातृशक्ति के परिप्रेक्ष्य में कैसी धारणा रखते हैं। नारा क्या दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
अरे बेटी बचेगी भी तब, पढ़ेगी भी तब जब आप मातृशक्ति का सम्मान करोगे। नेता प्रतिपक्ष हमारे बीच में विद्यमान है और जो मुकाम आपने राजनीति में हासिल किया है, ये मुकाम हासिल जो है बहुत कम लोगों को मिलता है। सत्ता दल के विधायक भी काफ़ी परेशान हैं और कोरोना काल में जो अव्यवस्था चिकित्सा की हुई और जो कोरोना से ग्रसित मरीज थे उनकी जो दुर्दशा हुई अस्पतालों के अंदर, इतना बुरा हाल, ना उन्हें भोजन से ठीक से मिलता था, ना उन्हें उनके लिए टॉयलेट आदि की साफ व्यवस्था थी, हाइजीन जीरो था। हमारे यहाँ तो खुद मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज ही कोरोना का सेंटर बन गया था। रुख करेंगे अगली अहम खबर का। कुंभ स्नान जाने वालों के लिए खुशखबरी है। प्रयागराज से हरिद्वार कुंभ जाना अब आसान हो जाएगा। ऋषिकेश के लिए आज से स्पेशल ट्रेन चलेगी। संगम योग नगरी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलेगी। तो प्रयागराज से हरिद्वार कुंभ जाना अब आसान हो गया है। लोगों के लिए ये एक खुशखबरी है कि आज से ये स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। प्रयागराज से हरिद्वार कुंभ तक जाएगी ये ट्रेन और इसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं जो कुंभ में आने वाले लोग हैं उनको आसानी होगी और ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलाई जाएगी, मंगलवार, गुरुवार और रविवार को। जोशीमठ से आपको अहम खबर बता रहे हैं, जहां बर्फबारी के बाद मौसम खुल गया है। चमके हैं बर्फीले पहाड़। कई दिनों की बारिश के बाद जोशीमठ में मौसम सुहाना हुआ है। पर्यटक उठा रहे हैं जमकर लुत्फ। पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं पर्यटकों पर आए लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। काफी खुश दिखाई दे रहे हैं पर्यटक। लगातार कई दिनों से बारिश के बाद अब मौसम सुहाना हो गया है, धूप निकली है और पर्यटक भी जमकर बर्फ का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जोशीमठ में कई दिनों की बर्फबारी के बाद आखिरकार मौसम सुहाना हुआ है। कई दिनों की बारिश के बाद जोशीमठ में मौसम सुहाना हुआ है। पहाड़ों पर बर्फ गिरी हुई है। पर्यटक जमकर पहाड़ों पर गिरी बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के जोशीमठ की, जहां सफ़ेद चादर बर्फ की छाई हुई है पहाड़ों पर और पर्यटक भी बताया जा रहा है कि खूब खुशी के साथ इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी और अब बारिश के बाद आखिरकार मौसम खुला है, जिसके बाद पर्यटकों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है। कई दिनों की बारिश के बाद जोशीमठ में अब मौसम सुहाना हो गया है। लंबे वक्त से लोगों को इंतज़ार था कि कुछ कड़ाके की ठंड से राहत मिले और अब आखिरकार मौसम सुहाना होने की खबर सामने आई है। आज़ादी के 70 साल बाद जोशीमठ विकासखंड के गौख गांव में आखिर उजाला हो ही गया। दरअसल देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए और तभी से गौख गांव के ग्रामीण अंधेरे में रहकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर थे। लेकिन 2021 के शुरुआती दौर में गांव वालों का गांव तक बिजली पहुंचाने का सपना साकार हो ही गया। गांव में पहला बल्ब जलाकर गांव में बिजली का बल्ब जलता देख लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव में बिजली पहुंचने से लोगों में खुशी का माहौल बन गया। गांव वालों का कहना है कि आज तक तो उनको चाहे कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा हो, लेकिन साल 2021 उनके जीवन में रोशनी लेकर आया है। बिजली पहुंचने के बाद से अब गांव वाले गांव में पक्की सड़क पहुंचने के भी सपने देख रहे हैं। ग्रामीणों को यकीन है कि अब गांव में पक्की सड़क भी बहुत जल्द पहुंच जाएगी। तो बिजली पहुंचने से लोगों में खुशी का माहौल है। साल 2021 उनके जीवन में प्रकाश लेकर आया है, ये कह रहे हैं गांव वाले। तो यह हम खबर आपको जोशीमठ से दे रहे हैं, जहां गौख गांव में अब लंबे अरसे के बाद आखिरकार बिजली पहुंची है। आज़ादी के 70 साल के बाद ये बड़ी सौगात मिली है जोशीमठ को। यह हम खबर आपको दे रहे हैं। रुख करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में 287 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 93,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 93,398 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में आज 243 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 87,370 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 93% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल
3,215 एक्टिव केस हैं और उत्तराखंड में 24 घंटे में 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ कुल मौतों का आंकड़ा 1,568 पर पहुंच गया है। तो मामले फिलहाल लगातार सामने आ ही रहे हैं। हालांकि पहले से तादाद इनकी कम है और एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो एक्टिव केस फिलहाल कम है। ये एक राहत भरी खबर है और अब तक कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 93,000 के पार पहुंच गई है और 1,000 से ज्यादा लोगों की जान अब तक कोरोना के चलते जा चुकी है। तो उत्तराखंड में अभी फिलहाल कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी दिशा निर्देश हैं उनका लोगों की ओर से पालन किया जाए। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू से हो रही पक्षियों की मौत के बाद सभी राज्य अब अलर्ट मोड पर आ गए हैं। राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा के साथ ही हिमालय बेल्ट के रूप में मशहूर हिमाचल में भी बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं हरिद्वार में कुंभ 2021 के लिए मेला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। इसका कारण पिछले कुछ सालों से प्रवासी पक्षी हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर आते हैं, जिसको लेकर कुंभ मेला प्रशासन द्वारा वन विभाग और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कुंभ मेले को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। किसी भी स्थान पर पक्षी की मौत को फौरन रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए हैं। कुंभ 2021 अपर मेलाधिकारी हरबीर सिंह का कहना है कि बर्ड फ्लू को देखते हुए पूरे प्रदेश भर में वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। बर्ड फ्लू का आपने बताया कि प्रवासी पक्षी आते रहते हैं, उसके लिए जो है पूरा प्रदेश जो है इसमें प्रदेश के जो डॉक्टर्स हैं वो सब निगाह रखे हुए हैं, जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं और इधर जो हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे भी वार्ता की जाएगी। उनको भी इस तरह आगाह किया जाएगा कि इस पर वो सघन दृष्टि रखें और ऐसी कोई घटना यदि होती है तो उसको संज्ञान लिया जाए। खबर चमोली से, जहां राम जन्मभूमि संग्रह निधि समर्पण अभियान यात्रा कर्णप्रयाग पहुंची। यात्रा के कर्णप्रयाग पहुंचने पर विश्व हिंदू परिषद और भगवान राम में आस्था रखने वाले लोगों ने यात्रा में आए लोगों का भव्य स्वागत किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पेट्रोल पंप से लेकर मुख्य बाजार तक रैली निकालकर यात्रा का अभिनंदन किया। यात्रा के सह अभियान प्रमुख पवन कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू हुई इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राम मंदिर निर्माण में आमजन की सहभागिता हो, इसके लिए कूपन और साहित्य बांटे जा रहे हैं। ये यात्रा गढ़वाल मंडल के विभिन्न शहरों से होते हुए कुमाऊं मंडल को निकलेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा का विभिन्न स्थानों में जोरदार स्वागत हो रहा है। ये लोगों की भगवान राम के प्रति आस्था को प्रदर्शित कर रहा है। ये अपना जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसके लिए सामान्य जन की सहभागिता हो, उस दृष्टि से अपना यह लोगों से संग्रह निधि समर्पण अभियान के नाम से यह अभियान है। इसमें यह हरिद्वार से यह प्रारंभ हुआ था। इसमें जो लोगों के पास जाने के लिए कूपन और साहित्य है उनको देने के लिए, तो इसमें वह रखा गया है। अपना हरिद्वार से प्रारंभ हुआ, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए गोपेश्वर तक, और इसी क्रम में फिर यह कुमाऊं की ओर हम यहाँ से जाएंगे। 16 दिसंबर से भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सैनिकों के पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिल्ली के शहीद स्मारक से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए विजय ज्वाला यात्रा का उद्घाटन किया गया था। स्वर्णिम विजय वर्ष यात्रा पूरे देश में आयोजित की जा रही है। बेरीनाग नगर में यात्रा पहुंची। नगर के ट्रेजरी लाइन में रहने वाले वीर चक्र विजेता गंगा सिंह राठौर सेना और जवानों के लिए ज्वाला मशाल लेकर पहुंचे और गंगा सिंह को ज्वाला सौंपी। सेना के जवानों ने गंगा सिंह राठौर को सम्मानित भी किया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि यात्रा देश के हर एक नागरिकों को प्रेरित करने वाली है, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रेरणा देने का काम करेगी। साथ ही युद्ध में शामिल होने वाले जवानों के गांव से मिट्टी भी लाई गई है, जिसे यात्रा के साथ चल रहे जवानों को सौंपा गया है। इस मौके पर पूर्व सैनिक और स्थानीय लोगों ने विजय मशाल ज्वाला के दर्शन किए। 16 दिसंबर 2020 को नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली से हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री द्वारा ये विक्ट्री फ्लैम हमें प्राप्त हुई है और हम ये विक्ट्री फ्लैम को देश के कोनों कोनों में घुमा रहे हैं। ये 4 मसालें देश के कोनों कोनों में जा रखी है। एक मसाल हम उत्तर भारत में घुमा रहे हैं। आज हम भीरनागी गांव में नए सुधार गंगा सिंह वीर चक्र के घर में उनको सम्मानित करने आ रखे हैं और अब हम यहाँ से अल्मोड़ा जाएंगे। अल्मोड़ा के बाद रानीखेत पहुँचेंगे।
दिनेशपुर नगर पंचायत की भूखंड पर अवैध निर्माण की सूचना मिली, जिसके बाद नगर पंचायत प्रशासन की टीम पहुंची। तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने बुनियाद के लिए खोदे गए गड्ढे को जेसीबी से पाट दिया। इस दौरान नगर पंचायत प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते ही अतिक्रमणकारी भाग खड़े हुए। इस दौरान नगर पंचायत दिनेशपुर के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार का कहना है कि नगर पंचायत सीमा अंतर्गत शमशान घाट के सामने खाली पड़ी नगर पंचायत की जमीन को किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर अवैध निर्माण करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी सूचना पाकर नगर पंचायत ने अतिक्रमण को हटवा दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।